नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विद जी में। दोस्तों, आप सभी के मुझे लगातार प्रश्न आते रहते हैं कि सर एमपीपीएससी 2022 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, साथ ही साथ सिलेबस क्या रहेगा, कितनी वैकेंसी आ सकती हैं और एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। तो दोस्तों, आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर मिलने वाले हैं। आपको वीडियो आखिर तक जरूर देखना है सारी जानकारी के लिए। दोस्तों, यह सवाल हम सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, क्योंकि एमपीपीएससी प्री 2021 का एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चों का अच्छा नहीं गया था। तो उनके मन में यह आशंका रहती है कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा और वह कब से तैयारी प्रारंभ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एमपीपीएससी एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो आपका नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो देखिए, राज्य सेवा परीक्षा 7वें नंबर पे यदि हम देखें राज्य सेवा परीक्षा 2022, देखिए इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है दिसंबर 2022 में, यानी कि दिसंबर में हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अपनी तैयारी प्रारंभ नहीं की है, तो उनको मैं यही बोलूँगा कि आप तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर में आपका 100% नोटिफिकेशन आ जाएगा। एमपीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करने में डिले नहीं करेगा, क्योंकि देखिए जो एमपीपीएससी का केस चल रहा है ओबीसी आरक्षण के संबंध में, उससे इन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। या नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देंगे, यदि आपने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन कब आएगा? दिसंबर 2022 में नोटिफिकेशन आएगा। और आप पूछोगे कि सर एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम आपका देखिए जनवरी 2023 में इन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनवरी में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम फरवरी में हो सकता है। फरवरी लास्ट वीक या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो देखिए ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। दिसंबर में यदि नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको बहुत से बहुत 40 से 45 ही दिन मिलेंगे तैयारी के लिए, प्री की तैयारी के लिए, यदि आपने अभी से तैयारी प्रारंभ नहीं की। तो देखिए जनवरी में एमपीपीएससी एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम फरवरी लास्ट वीक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में लग जाएगा। तो आप एग्ज़ाम डेट को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे दोस्तों के सवाल आते हैं कि सर कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, कितनी वैकेंसी आ सकती हैं। तो दोस्तों, एमपी में रिसेंटली एक सर्वे हुआ था कि एमपीपीएससी में कितने पद खाली हैं। तो दोस्तों, आप मान के चल सकते हैं इलेक्शन ईयर है, अगले 1 डेढ़ साल में इलेक्शन होने हैं। तो एमपीपीएससी के करीबन 500 के आसपास 500 पद आ सकते हैं। तो 500 काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी होती हैं एमपीपीएससी में। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, 500 आपके पद होने की पूरी पूरी संभावना है। और यदि देखिए यदि नोटिफिकेशन आया तो उस समय यदि नोटिफिकेशन में कम पद होंगे लेकिन बाद में पद इंक्रीज हो जाते हैं, तो आप मान के चल सकते हो कि 500 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2022 वाली होने वाली है। तो दोस्तों, अब तक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा और इनके अकॉर्डिंग जनवरी में परीक्षा होनी है, लेकिन इतनी जल्दी संभव नहीं होगा। तो आपका फरवरी लास्ट वीक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम लग जाएगा। और आपका रिजल्ट डिपेंड करने वाला है एमपीपीएससी ओबीसी आरक्षण की सुनवाई पर। तो वैसे जब तक सुनवाई कंडक्ट हो जाएगी तो आपका रिजल्ट भी 1 महीने में घोषित किया कर दिया जाता है, एग्ज़ाम यदि आपका टाइम पर कंडक्ट हो गया तो। दोस्तों, अब बहुत सारे दोस्तों के जो एमपीपीएससी में नए हैं, वो एमपीपीएससी की तैयारी जिन्होंने अभी हाल ही में स्टार्ट की है, तो उनके मन में सवाल रहता है कि सर सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों, सिलेबस देख लेते हैं एक बार हम। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं एमपीपीएससी यानी कि राज्य सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में। देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रीलिम्स होता है, इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र को हम सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, यानी कि जीएस का पेपर होता है। समय 2 घंटे का होता है, आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। 200 अंक का आपका पेपर फर्स्ट होता है जीएस का। सेकंड पेपर की बात करें तो सामान्य अभिरुचि परीक्षण, यानी कि यह भी 2 घंटे का होता है और 200 अंक का होता है। तो देखिए सी सेट का होता है सेकंड पेपर। और देखिए आप पूछोगे कि सर 200 अंक का होता है तो क्या 200 प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 200 प्रश्न नहीं होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं और एक एक प्रश्न मतलब 2 अंक का होता है। इस तरीके से आपके टोटल 200 अंक हो जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 100 क्वेश्चन आते हैं, दोनों पेपर में 100 100 होते हैं।
और एक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस तरीके से आपके टोटल 200 अंक होगा फर्स्ट के पेपर के, और सेकंड पेपर के 200 अंक होते हैं। मुझे कई सारे दोस्तों के सवाल ये भी आते हैं कि सर सेकंड पेपर के नंबर जुड़ते हैं क्या प्रीलिम्स में? तो दोस्तों सेकंड पेपर यानी कि सामान्य अभिरुचि परीक्षण सीसेट का जो पेपर होता है, यह केवल क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर आपके प्रीलिम्स में ऐड नहीं होते हैं। तो आपको जो भी स्कोर करना होता है फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनती है, लेकिन आपको सेकंड पेपर में पास होना अनिवार्य होता है। तो हमने ड्यूरेशन देख लिया, 2 घंटे का आपका समय रहता है पेपर फर्स्ट के लिए, और सेकंड पेपर के लिए भी 2 घंटे का समय रहता है। देखिए आगे हम देख लेते हैं कि एमपीपीएससी प्राथमिक परीक्षा यानी कि एमपीपीएससी प्री 2022 का सिलेबस क्या है हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखिए सिलेबस की जानकारी होना क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हम किसी भी परीक्षा की यदि हम तैयारी करते हैं, तो यदि हमें सिलेबस ही मालूम नहीं होगा तो हम परीक्षा को अच्छे से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बिना सिलेबस के कोई सी भी परीक्षा आप सफल नहीं हो सकते हो। तो सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी प्रारंभ कर सकते हो। दोस्तों राज्य सेवा परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा प्री का सिलेबस क्या होता है। तो प्रथम प्रश्न पत्र जिससे कि कट ऑफ बनती है सामान्य अध्ययन के पेपर से। तो दोस्तों उसमें जो यूनिट फर्स्ट है, देखिए इसमें पहले में स्पष्ट दिया गया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, यानी कि एमपी के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनको आपको अच्छे से कवर करना होता है। मध्य प्रदेश इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश, एक तो फर्स्ट ये होगा। और सेकंड में स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोकगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। दोस्तों आपको इन्हीं टॉपिक से एमपी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे बाहर एमपीपीएससी बहुत ही कम है कि प्रश्न पूछेगा। तो आप इन टॉपिक को एक बार या तो लिख लीजिए, या फिर अच्छे से आप वीडियो को देखिए और बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी से प्रिपरेशन आपकी अच्छे से होगी। आप बिल्कुल नोट कर लेना इनको। तो एमपी की हिस्ट्री से इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य से। अब हम बात करें भारत का इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री से। तो देखिए प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि एमपी ज्योग्राफी से मध्य प्रदेश के भूगोल से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 3 में तो देखिए मध्य प्रदेश के वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएँ। सेकंड में मध्य प्रदेश के जलवायु, देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु से लगातार 2 साल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन से प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में परिवहन से प्रश्न पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं में दोस्तों या तो करंट अफेयर्स में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर आप मध्य प्रदेश की प्रथम जो सिंचाई परियोजना कौन सी थी, या विभिन्न जो विद्युत परियोजनाएं होती हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करें भारत एवं विश्व के भूगोल से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं नंबर 4 में। तो देखिए भौतिक भूगोल से भौतिक विशेषताएं एवं प्राकृतिक प्रदेश से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन में वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं सफारी से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक भूगोल में जनसंख्या संबंधी, जैसे जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, आर्थिक गतिविधियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, जैसे उद्योग हो गए, उद्योग, यातायात के साधन। विश्व से देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्या आता है, तो विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ और पर्वत से प्रश्न पूछे जाएंगे। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो दोस्तों ज्योग्राफी से इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करें 5 में, तो देखिए नंबर 5 में जो इसका आ सेक्शन खंड आ है,
राज्य की संवैधानिक व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि एमपी की पॉलिटी से प्रश्न आएंगे। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था यानी कि राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा 1-2 साल से लगातार राज्यपाल से या फिर विधानसभा अध्यक्ष से या फिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न जरूर आते हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल या फिर विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। तो यह लिस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 बी में बात करें तो राज्य की अर्थव्यवस्था से प्रश्न होते हैं। मध्य प्रदेश की जननांकिकी एवं जनगणना से, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ एवं राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। बिल्कुल याद करते जाना या फिर नोट करते जाना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करें नंबर 6 में। देखिए, भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, इंडियन पॉलिटी में कहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935 आपको अच्छे से करके जाना है। संविधान सभा से प्रश्न पूछे जाते हैं। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद से प्रश्न पूछे जाते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था से प्रश्न होते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था में बात करें दोस्तों, तो देखिए इसमें औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात और वित्तीय संस्थाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएसआई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आगे हम बात करें विज्ञान एवं पर्यावरण यानी कि साइंस और एनवायरनमेंट से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी से प्रश्न आते हैं। पर्यावरण एवं जैव विविधता से प्रश्न पूछे जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। पोषण, आहार एवं पोषक तत्व से, मानव शरीर संरचना से प्रश्न आते हैं। कृषि उत्पाद तकनीक से प्रश्न पूछे जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन से प्रश्न आपके विज्ञान एवं पर्यावरण में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप बार बार रिवाइज कर सको। देखिए दोस्तों, यदि आपको सिलेबस मालूम होगा तभी आप अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। दोस्तों बात करें हम नंबर 8 में, तो देखिए नंबर 8 में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पेशल मेंशन किया गया है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं संस्थान से प्रश्न आते हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संस्थाओं से स्पोर्ट का इंपॉर्टेंट मेंशन किया गया है। और खेल प्रतियोगिता एवं पुरस्कार से प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 9 में बात करें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से प्रश्न होते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी से। ई गवर्नेंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। ई गवर्नेंस से और इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट से प्रश्न होते हैं। और ई कॉमर्स से प्रश्न होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस टॉपिक को मिस कर देते हैं। और काफ़ी सारे बच्चों के जो नंबर 9 वाला टॉपिक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का, इसी से उनके नंबर कट हो जाते हैं और सिलेक्शन की रेस में बाहर हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल इन सभी टॉपिक को एक बार याद कर लीजिए और अब बार बार देखते रहिए, क्योंकि जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे रोबोटिक्स भी पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ना है। तो इस तरीके से आपके दिमाग में क्लिक आएगा कि हाँ मुझको यह सब चीज़ें भी पढ़नी है। दोस्तों नंबर 10 यानी कि जो आखिरी टॉपिक है एमपीपीएससी प्री सिलेबस का, प्रथम पेपर का, जीएस फर्स्ट वाले का। तो देखिए इसमें नंबर 10 में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं, इसमें कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग और अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, हरित राष्ट्रीय हरित अधिकरण और खाद्य संरक्षण इत्यादि। तो दोस्तों आप इन सभी टॉपिक को भी अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे तो करीब आपके 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप इस टॉपिक को 10 वाले टॉपिक को अच्छे से जरूर देख लेना। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सिलेबस को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए कि सिलेबस क्या है।
दोस्तों यह हमने पेपर फर्स्ट का सिलेबस देख लिया जिससे कि आपकी कट ऑफ बनती है। इसी के नंबर पेपर फर्स्ट के नंबर आपके प्री में ऐड होते हैं, इसी के अनुसार आपका मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्शन होता है। अब हम देख लेते हैं जो सी सेट का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, इसका सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों इसका सिलेबस काफ़ी सिंपल सिलेबस होता है और आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने बात नहीं है। यदि आपको नॉर्मल मैथ रीजनिंग आती है तो आप इसको आसानी से पास कर लोगे। तो राज्य सेवा परीक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि एवं परीक्षण से देखिए बोध गम्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं, संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल से प्रश्न पूछे जाते हैं, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता से प्रश्न आते हैं, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान से, सामान्य मानसिक योग्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए आधारभूत संरचना आधारभूत संख्यान से प्रश्न आते हैं जो देखिए 10वीं कक्षा के स्तर का होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। इसमें मैथ रीजनिंग के नॉर्मल सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल 10वीं कक्षा के स्तर का इसमें होता है, तो ज़्यादा इसमें आपको कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पेपर फर्स्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप यदि नॉर्मल पढ़ाई भी करते हो, मैथ रीजनिंग की आपको बेसिक नॉलेज है और हिंदी की आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप आराम से इसको पास कर लोगे। मैन है आपका पेपर फर्स्ट। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और यदि पहली बार चैनल पर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि MPPSC 2022 की तैयारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिस्टमेटिक तरीके से कराई जाएगी। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।